हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में हमने प्रश्न संख्या 30 तक पढ़ लिया था। आज प्रश्न संख्या 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 दिया है, श्रवण बाधित बालकों के पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, श्रवण बाधित बालकों के व्यवहारिक लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहला है, यह बालक अपने व्यवहार को एक समान नहीं रख पाते हैं। दूसरा है, यह बालक अपने शिक्षकों के होठों लिप रीडिंग की गतिविधियों तथा हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं। तीसरा है, यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। चौथा, यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर सर झुकाते हैं। पांचवा है, इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है, जैसे यह चाचा को पापा समझते हैं। छठवां है, यह बिना बुलाए ही बातों के मध्य में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। सातवां है, यह धीरे धीरे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। यह प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर है, समस्यात्मक बालक वे बालक कहलाते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है और वह अपने व्यक्तित्व हेतु समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करने, झूठ बोलने वाले, क्रोधी, झगड़ालू, कायरता, बेचैनी इत्यादि। रिचर्ड एल हैंडरसन ने विभिन्न समस्यात्मक व्यवहार के 36 लक्षणों की सूची बनाई थी, जिसमें अध्यापकों को गंभीर तथा अति गंभीर लक्षणों को छांटना था। प्रश्न संख्या 33 है, समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, बिंदुवार समझाइए। उत्तर, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अनुशासनहीन हैं तथा असमान। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार तथा समायोजन सामान्य बालकों से पृथक होता है। इसके आगे है, इनकी पहचान निम्न बिंदुओं के अध्ययन द्वारा की जा सकती है। पहला है, यदि बच्चे में व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों, दर्द या अन्य विभिन्न प्रकार के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो। दूसरा है, यदि बच्चे में सामान्यतया परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। तीसरा है, यदि बच्चे में सीखने की ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 34 है, परामर्श के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, परामर्श के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है, उपबोध का विकास। थट एवं गेरीबेरिच के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्या का समाधान करने में इस प्रकार सहायता करने के अवसर प्रदान करता है जिससे किसी प्रकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो सके। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्य को अग्रलिखित प्रकार परिभाषित किया है। पहला है, उपबोध द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों एवं आत्म दृष्टिकोण की यथार्थ स्वीकृति। दूसरा है, उपबोध द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति। तीसरा है, व्यक्ति की भिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्रों में उनका निहितार्थ। दूसरा है, उपबोध को जानना। रूथ स्ट्रैंग ने उपबोध को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है। परामर्श किया जाने वाला व्यक्ति उपबोध सहज रूप से परामर्श का केंद्र है। परामर्शदाता उनके प्रति लगातार संवेदनशील रहता है। के आगे है, उपबोध को अपनी अवधारणा अथवा संप्रत्यय कार्य हेतु उसकी तत्परता, उसकी दमित इच्छाएं, उसकी अपराध भावना, उसके व्यवहार के अंत स्रोत, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, आदि बातों की समझ सफल परामर्श का आधार है।
तीसरा है उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। रोजर्स तथा वैलेन ने कहा है, परामर्शदाता को अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की कभी भी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किस गूढ़ धारणा पर निर्मित प्रतिमान या व्याख्या पर निर्भर करना कभी भी हानि रहित नहीं समझा जा सकता। संभव है अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होने वाली व्याख्या उपबोध पर लागू न हो। प्रश्न संख्या 35 है, निर्देशन क्या है? निर्देशन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर, किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना एवं उसका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन है। निर्देशन का क्षेत्र। निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति एवं उसके परिवेश के बीच स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु दी जाने वाली सहायता तक सीमित है। विद्यालय में व्यक्ति का संबंध निर्देशन के 3 निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। पहला है विद्यालय में व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं सामाजिक संबंध। इसमें भी पॉइंट है अ और ब। अ है स्व का ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों का परस्पर तथा व्यवहार से संबंध। ब है अन्य छात्रों तथा व्यक्तियों का और उसके साथ संबंधों का ज्ञान। दूसरा है व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। इसमें है व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति तथा प्रगति। ब है शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास। तीसरा है व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध। इसमें पहला है अग्रिम शैक्षिक तथा व्यावसायिक मांग की पूर्ति की तैयारी। दूसरा है ब उचित शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों से लाभान्वित होना। प्रश्न संख्या 36 है, निर्देशन के उद्देश्य तथा आवश्यकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर, निर्देशन के उद्देश्य व्यक्ति को उद्देश्यहीन एवं निरर्थक कार्यों को करने में रुचि नहीं होती और न ही वह पूरा हो पाता है। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्ति को उसकी योग्यताओं तथा शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सके। दूसरा है व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान कराना। तीसरा है व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। चौथा है व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वह अपने वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजित हो सके। पांचवा है व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह विभिन्न परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का इस प्रकार समाधान करने योग्य हो जाए कि इससे वह स्वयं का तथा समाज का अधिक से अधिक हित कर सके। पहला पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसमें है समाज की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन सके। सामाजिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। है परिवर्तन पारिवारिक दशाएं। ब उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं। स है जनसंख्या में परिवर्तन। द उचित नियोजन की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि व्यक्ति जन्मजात राजनीतिक होता है तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी आवश्यकता है। यह निम्नांकित 3 प्रकार का है। पहला है स्वदेश रक्षा, दूसरा है प्रजातंत्र की रक्षा, तीसरा है धर्म की रक्षा। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसमें है निर्देशन शैक्षिक दृष्टि से भी छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए है। इस आशय से प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने इसलिए शिक्षा अधिकार कानून RTE बनाया है। अनिवार्य शिक्षा का अभिप्राय है कि
प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता एवं बुद्धि के अनुसार शिक्षित किया जाए। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से जरूरी है। पहला है पाठ्यक्रम का चयन, दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा है अनुशासनहीनता को रोकना, चौथा सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि, पांचवा है अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना, छठवां है नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु। चौथा है मनोविज्ञान दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोविज्ञान अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के साथ साथ उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निर्देशन सहायता द्वारा यह निश्चित होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व, दूसरा है संतोषजनक समायोजन, तीसरा है भावात्मक समस्याएं। प्रश्न संख्या 37 है निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार समझाइए। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर निर्देशन के प्रकार। पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और पांचवा है आर्थिक निर्देशन। इसी में आगे दिया है कूफ एवं कीफोवर ने भी निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। पहला शिक्षा संबंधी निर्देशन, दूसरा है व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा है मनोरंजनात्मक निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, पांचवा है नागरिक सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। इसमें 2 बदला है, मनोरंजनात्मक निर्देशन और नागरिक सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन, बाकी 3 पहले वाला ही है। उपयुक्त में केवल 2, पहला है शैक्षिक निर्देशन एवं व्यवसायिक निर्देशन ही अधिक प्रचलित है। प्रश्न संख्या 38 है नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर है नैदानिक परामर्श समस्या समाधान, उपचारात्मक अथवा संकटकालीन परामर्श से अधिक कीमती एवं लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्श ग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, छात्रों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 39 है परामर्शदाता किसे कहते हैं। परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर परामर्शदाता देने के लिए जिस विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे परामर्शदाता कहते हैं। परामर्शदाता के गुण। पहला है परामर्शदाता को उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यता तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या हैं, आदि आदि, ये सब उनको पता होना चाहिए। दूसरा है उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। तीसरा है उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिनसे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अनेक अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती अच्छे बालकों में हो। चौथा है अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। चौथा है उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए, अगर हैं तो उन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 40 है
बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। अथवा बालकों में सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए। उत्तर है निर्देशन का महत्व। शैक्षिक मार्गदर्शन का महत्व निम्न प्रकार है। पहला है शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तिगत भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है। तीसरा विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है। चौथा पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है। पांचवा विभिन्न शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक है। पांचवा है विभिन्न शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक है। इसके आगे है परामर्श का महत्व। परामर्श का निम्नलिखित महत्व है। पहला है परामर्शदाता उपबोध जिसे परामर्श दिया जाना है के विषय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाले तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। दूसरा है बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा योजनाओं की जानकारी मिल जाती है। तीसरा है बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। चौथा है समस्याओं के समाधान से उपबोध की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। पांचवा है समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। छठवां है बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। सातवां है मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित होने में सहायता मिलती है। आठवां है बालकों को रचनात्मक कार्यों के सीखने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 41 है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। उत्तर धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हेडिंग है वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है वह उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका आईक्यू उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता एक नहीं यह होती है। पहला है वह अपने समआयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। दूसरा है इनमें कम आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। प्रश्न संख्या 42 है अपंग बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। ये 2022 में पूछा हुआ है। और अथवा करके अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशिष्ट सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है जिन्हें श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों को खेल विधि आगमन व निगमन विधि ह्यूरिस्टिक विधि प्रोजेक्ट विधि मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि डाल्टन विधि इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 43 है बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर बाल अपराध की अपराधी बालक बनाते हैं। बाल अपराध ही अपराधी बालक बनाते हैं। बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं पहला है विघटित परिवार दूसरा है आर्थिक दुर्दशा गरीबी तीसरा है निर्योग्य माता पिता चौथा है उपेक्षित व्यवहार और पांचवा है अनैतिकता का अनुशासनहीनता। प्रश्न संख्या 44 है निर्देशन का अर्थ उद्देश्य आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर निर्देशन का अर्थ निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशन
समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अब निर्देशन का उद्देश्य है एम्स ऑफ गाइडेंस। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कम आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता। उनके मस्तिष्क भी अपरिपक्व होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे अवसर पर छात्रों की सहायता करना ही निर्देशन का उद्देश्य है। विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता यानी मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है, इसको बताना है। इसके बारे में है तो नीड ऑफ गाइडेंस इन स्कूल्स। विद्यालय में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों हेतु आवश्यक है। पहला है शिक्षा संबंधी आवश्यकता, एजुकेशनल नीड। शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों तथा कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों, हॉबीज तथा पाठ सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख, उच्चारण एवं अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यावसायिक आवश्यकता, वोकेशनल नीड्स। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपना रोजी कमाने के योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता हेतु अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत जरूरी है। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए। इसमें है हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार प्रकट करने का। इस प्रकार से निर्देशन देने का तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं विशिष्ट, प्रतिभाशाली एवं साधारण तीनों ही प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। दूसरा है बाल केंद्रित सेवा। एक अच्छी निर्देशन सेवा हमेशा बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की योग्यता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। तीसरा है निर्देशन कर्मचारियों का चयन। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो बालकों को प्रत्येक स्थिति में भली प्रकार से शिक्षित करने हेतु निर्देशन कर सके। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों, अर्थात निर्देशन व्यवस्था के विशेषज्ञ हों। चौथा है छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या शिक्षार्थी को ही अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। हमारे देश में यह अति आवश्यक बात है कि यहाँ पर सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देशन के साथ साथ छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा है निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को निर्देशन विधियां सिखाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र जैसे
विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियां बनाई जाती हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है, अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना। दूसरा है छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना। तीसरा, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर सिखाना। चौथा है पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। पांचवा है जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट निदेशक को भी प्रदान करना। छठवां है निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना। सातवां है निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। तो आपका आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।